आपको क्या लगा कि इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए? पहला चुनौती उनका जगह शेयर कर रहे हैं सबके साथ, जो माहौल अच्छा है, मगर कानून हर मिनिस्ट्री के अलग अलग है। उनसे वो तालमेल रखते हुए कहीं एक ऐसे चीज का ना छूटते हुए कंप्लायंस कैसे करवाना, क्योंकि उनका पूरे ध्यान उनके अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर है और वो बिजनेस आइडिया चलाते चलाते कानूनन रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, क्लियरेंस, ऐसे बहुत सारे चीजें विविध मंत्रालय के साथ जो जुड़े हुए हैं, उससे उनका थोड़ा तकलीफ है। अलग अलग मंत्रालय से कैसे काम करें? तकलीफ इसीलिए कि वो कंप्लायंस करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मंत्रालय का कानून के तहत चलना चाह रहे हैं, मगर इतना मैन पावर नहीं है। वो 2 लोग हैं, बैठे हैं, कुछ आइडिया के साथ काम करना चाह रहे हैं, मगर मिनिस्ट्री के भागदौड़ में एक दिन अगर चलेगा तो काम नहीं चलेगा। कैसे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस या सिंगल विंडो क्वेरी रिलेटेड चीजों को सॉल्व किया जाए, ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम बनाया जाए? बिल्कुल, मंत्रालय से हम 21 को एक लॉन्च कर रहे हैं सेवा, जिसके द्वारा ऐसे चीजों को हमारे स्टार्टअप सेल का प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए, जहां वो काम कर रहे हैं वहां कंप्यूटर के द्वारा ही हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम स्टार्टअप सेल सेवा के द्वारा। और उस इंक्वायरी को स्टार्टअप सेल डील करेगी, जहां तक उनके तरफ से मंत्रालय 2, 3, 4 मंत्रालय से जोड़ते हुए अगर वो कंप्लायंस का काम उनका कम करें या हमारे तरफ से वो करवाएं, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं इनसे यही बात बोले कि आप 21 के बाद सेवा के द्वारा, ट्विटर सेवा के द्वारा हमारे लिए जो प्रश्न है वो भेज दीजिए। मैं स्टार्टअप सेल को इस काम में लगाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम रखने वाले। स्टार्टअप्स के फंड रेजिंग का एक बहुत बड़ा जरिया था कि स्टार्टअप्स की लिस्टिंग की जाए। सरकार की कोशिश के बाद सेबी ने अगस्त 2015 में स्टार्टअप की लिस्टिंग्स के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाए थे, लेकिन अगस्त से बाद अब तक करीब 8 महीने होने को है, लेकिन कोई स्टार्टअप लिस्ट होने को आगे नहीं आया। क्या लगता है कि लिस्टिंग नॉर्म्स में कुछ सुधार की गुंजाइश है? वो भी है विषय, और स्टार्टअप में भी लिस्टिंग के द्वारा उनको फायदा क्या मिलने वाले हैं, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि लिस्टिंग के द्वारा जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ता है, बेनिफिट्स कम है, ऐसे भी सोच है। इसके ऊपर थोड़ा और अध्ययन करने का आवश्यकता है। तो क्या लिस्टिंग नॉर्म्स में किसी बदलाव को लेकर आप सेबी से सिफारिश कर चुके हैं? नहीं, सेबी के साथ और स्टार्टअप के साथ रखते हुए बात करने का आवश्यकता है। तो कुछ लोग कहना कि ऐसा क्यों, सरकार का इसमें कोई स्टेक नहीं है, सरकार एक्सपर्टीज नहीं है, फिर सरकार क्यों डिसाइड करे कि इनोवेशन वाला स्टार्टअप कौन है कि इसको इंसेंटिव दिया जाए ना दिया जाए? कितना वैलिड कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। सरकार इसके ऊपर ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम पुलिस हैं, हम तय करेंगे आप क्या कर रहे हैं, ऐसे दृष्टिकोण से हम बैठे नहीं हैं। सिर्फ शुरुआत में हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि इनोवेशन ही है या तो कुछ क्लेम हो रही है, क्योंकि आखिर पब्लिक मनी को भी इसमें हम जोड़ रहे हैं, इनोवेशन फंड को भी इसमें जोड़ रहे हैं, उससे तुरंत कुछ लाभ मिलने वाले हैं, तो हम जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि आखिर आप ही सही दृष्टिकोण से आप ही आकर के पूछ सकते हैं फलना को दिए मगर इनको नहीं दिए, क्या मापदंड था। ये प्रश्न हम आपसे जब आएगा उसके लिए जवाब देने के लिए हम भी तैयार रहना है। इसीलिए थोड़ा सिस्टम रखने के लिए सरकार की एक टीम है, वो बैठेगी, मगर इस नजरिया से नहीं है कि हम आखिर जज हैं, इसमें आप नहीं इनको चाहते हैं, ऐसे पाकिस्तान या सब्जेक्टिव डिसीजन लेने के लिए नहीं है वो टीम। स्टार्टअप्स की बात है तो स्टार्टअप्स में एक बड़ी बात आती है, ई कॉमर्स भी इसमें काफी बड़ा हिस्सा है। आपने ई कॉमर्स में एफबीआई गाइडलाइंस भी जारी की है, लेकिन एफबीआई गाइडलाइंस जारी करने के साथ आपने मार्केट प्लेस को डिफाइन किया है। इसके बावजूद ई कॉमर्स वालों का कहना है कि टैक्स की दिक्कतें अभी भी बनी हुई है, कई सारे स्टेट एंट्री टैक्स हम पे लेते हैं, ये हमारे एक बड़ा इशू। हाल फिलहाल गुजरात ने कहा कि हम एंट्री टैक्स लेंगे, नेस्कॉम में इसको अपोज भी किया है। ये आपको भी चिंता सता रही है इसकी? नहीं, पहले से ही ये क्लैरिफिकेशन इश्यू से करने से पहले से ही हम स्टेट को भी स्टेक होल्डर मान करके उनके साथ भी बैठे, उनके साथ चर्चा भी की। अभी भी मैं इस विषय में लास्ट वर्ड बोला नहीं गया, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन जो आया है एक हिस्सा है। ई कॉमर्स के विषय में और ज्यादा स्टेट के साथ
उनसे बातचीत करके, और जरूरत है तो हम हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन इश्यू करने के लिए तैयार है, मगर मैं स्टेट के साथ बात करना है उसके ऊपर, क्योंकि जब टैक्स के विषय में स्टेट्स का अधिकार बनती है, उसमें सेंटर कुछ अपनी तरफ से यूनिलैटरली कर नहीं सकता। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकली इन चीजों को इनिशिएट करेंगे, जैसे गुजरात या फिर बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उनको तो आप ज्यादा आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि देखो ये स्टार्टअप मुहिम है, इसमें आप कोऑपरेट करो और टैक्स ना लगाओ। नहीं, आज स्टेट्स में पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से इन विषयों में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट ऊपर प्रधानमंत्री के वो शुरुआत जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन बने, वैसे ई कॉमर्स के ऊपर भी और स्टार्टअप के ऊपर भी पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण स्टेट्स में से नॉन कोऑपरेशन हुआ, ऐसे नहीं। बिल्कुल सभी स्टेट्स एक्टिव है, और उधर जो स्टार्टअप्स है वो भी उनके सरकार से बोल रहे हैं कि जल्दी हमें कुछ फायदा मिला हो। इसीलिए मैं मानती हूं कि हमारी सरकार जहां है उनके साथ करें या कुछ और के साथ ना करें, ऐसे बिल्कुल डिफरेंस कुछ। ई कॉमर्स एफडीआई का एक और जो प्लेटफॉर्म है जहां से विरोध आ रहा है वो जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल कंपनियां, छोटे छोटे कारोबारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे जो आपने मार्केट प्लेस वालों में एफडीआई की घोषणा की है, इससे हमारा कारोबार कम बढ़ जाएगा, ये चिंता कितनी जायज है? इसमें एक क्लैरिफिकेशन जरूर आवश्यक है। क्लैरिफिकेशन आवश्यक है आपके पास अभी बोलने का, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन हमने निकाला उससे कहीं गलतफहमी ना हो। जो ब्रिक एंड मोर्टार में हो रही है, होलसेल मार्केट का एफडीआई है, सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई है, वैसे ही ई कॉमर्स में भी मार्केट प्लेस को ही हमने दिया। ई कॉमर्स में ये तो नहीं किए कि कंपनी रिटेल में कंज्यूमर का डायरेक्ट बेनिफिट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ब्रिक एंड मोर्टार में चल रही है वही इधर भी किया। इसीलिए उस क्लैरिफिकेशन को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना चाहिए। इसका गलतफहमी का स्थान ही नहीं है उधर। एक जो बड़ी बात आपने इसमें कही थी इस गाइडलाइंस में, वो ये कि जो इन्वेंट्री बेस्ड है उसमें एफडीआई का ऐलान नहीं करेंगे। उसके बाद एक बड़े ही रिटेल कंपनी के सीईओ का बयान आया, फ्यूचर ग्रुप के सीईओ का, कि इसमें BigBasket.com जैसी जो कंपनियां हैं उसको हमें गैर कानूनी है, क्योंकि ये लोग इन्वेंट्री बेस्ड एफडीआई है। मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक आपसे नहीं सवाल पूछूंगा, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी जो कंपनियां काम कर रही हैं और एफडीआई लेकर के आ रही हैं जो इन्वेंट्री बेस्ड हैं, अगर खुद ब खुद बंद नहीं करती हैं तो क्या मिनिस्ट्री अपने तरफ से इनिशिएटिव लेगी, जांच करेगी ऐसे कंपनियों के खिलाफ? मैं इसके विषय में एक बार पहले बोल चुकी हुई हूं। सरकार मार्केट में इंटरफियर करने का कोशिश नहीं करेगी, कभी नहीं किया, और इस सरकार उसमें बिलीफ भी नहीं रखती। इसीलिए अगर कुछ ऐसे विषय हैं हम वॉच करेंगे, अगर कोई आते हैं हमसे बोलते हैं और जरूरत पड़ते हैं हम क्लैरिफिकेशन देंगे, मगर फैसिलिटेटर के नाते क्लैरिफिकेशन देंगे। आपने कई सारी कोशिशें की, कई सारे स्टॉप्स दिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की, फिर भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा। क्या माना जाए कि अब सरकार के हाथ में नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाना? इंटरनेशनल हालात जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक एक्सपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते? नहीं, हम ऐसे मान करके हाथ ऊपर नहीं कर रहे। बिल्कुल एक्सपोर्ट के विषय में हर सेक्टर के साथ बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं। अगर किसी भी एक सेक्टर को कुछ हम हमारी तरफ से करने में उनका फायदा है, करने को सिद्ध है, करने को तैयार है। मगर आप सही बात बोल रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशन इतना खराब है, और एक्सपोर्ट सिर्फ भारत का नहीं, बहुत सारे देशों का हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द देशों का एक्सपोर्ट में असर पड़ रही है।